अस्सलाम वालेकुम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बहुत चर्चा एक बिल के हवाले से जो हुकूमत ने पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया है, डोमेस्टिक वायलेंस बिल। तो उस हवाले से हुकूमत को पार्लियामेंट में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की तायद भी हासिल है, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ताहम कुछ दीनी जमातों और एक तबका है जो साफ़ी हजरात हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे इसके हवाले से खदशात का इज़हार कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी हैं जो कुछ हजरात इसके हवाले से सवालात उठा रहे हैं। सवालात का उठाया जाना उनका हक़ है और उससे जवाब आना चाहिए। लेकिन एक बात जो मेरे इल्म में है, मैं बहस चूँकि मैं ख़ुद एक वकील हूँ और एक अरसे से वकालत के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, तो एक बात जो मेरे इल्म में मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ कि ये क़ानून ना तो इस मुल्क में पहली बार नफाज के लिए पेश किया गया, ना इसके नफाज की पहली बार कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में क़ानून पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में, जो सूबा सिंध हमारे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की आबादी का कुछ 6-7 करोड़ के करीब हिस्सा जो इस प्रोविंस में रहता है, वो इस क़ानून के नफाज से फैज़याब हो रहा है। सन 2013 से सूबा सिंध में ये क़ानून नाफिज़ है। मेरे पास कापी मौजूद है, मैं दिखाता हूँ। ये जनाब कापी मौजूद है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013। ये क्लोज़अप में देख लीजिए। अच्छा, अब मैं इसका आपको पहला पेज दिखाता हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये बिल 8 मार्च 2013 को सिंध असम्बली में पेश हुआ, मंजूर हुआ। 12 मार्च 2013 को गवर्नर ऑफ सिंध जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं उन्होंने इस पर दस्तखत किए, और 19 मार्च 2013 को इसके नफाज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये नोटिफिकेशन की डेट यहाँ नज़र आ रही है। तो 19 मार्च 2013 से बिल कराची से लेकर उबाड़ों तक पर फैले हुए सूबा सिंध पर में नाफिज़ है। 6-7 करोड़ की आबादी का सूबा है। तो यहाँ दो सवाल मेरे जहन में भी हैं। तो एक सवाल तो ये कि जो लोग आज एतराज़ कर रहे हैं इस बिल के नफाज के हवाले से, 2013 में उनकी तरफ से सिंध असम्बली में इस बिल पेश किए जाने पर इसके नफाज पर क्यों कोई सवाल नहीं उठाया गया, इसका जवाब भी आना चाहिए। और दूसरा सवाल जो एक ज़्यादा तवज्जो तलब है वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि 2013 में से लेकर आज तक ये बिल सिंध में मौसर है और ऑनवर्ड मौसर रहेगा अनलेस कि इसको रिपील कर दिया जाए। तो 2013 से लेकर अब तक इस कानून के नफाज के बाद सूबा सिंध में फैमिली निज़ाम पर क्या एडवर्स इम्पैक्ट देखने में आया? अगर नहीं देखने में आया तो हम कैसे अप्रीहेंशन ये अपने जहन में ला सकते हैं, खदशा कैसे ला सकते हैं कि जनाब वफाक ने अगर नाफिज़ कर दिया तो मुल्क में फैमिली निज़ाम को ख़तरात लाक हो जाएंगे। देखिए, हमारे मुल्क में ख़ानदानी निज़ाम में बड़े मामलात हमें देखने में आ रहे हैं। अक्सर औक़ात ख़बरें देखने में आती हैं कि कभी ऑनर किलिंग के नाम पर, कभी किसी और बहाने पर, छोटी छोटी बातों पर हमारे यहाँ ख़वातीन को बिलख़ुसूस और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ज़्यादतियों का, जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें फ़िज़िकल वायलेंस भी कभी वो सामना करते हैं, इसके अलावा वो सेक्सुअल हरासमेंट तक का सामना करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी शर्मनाक शेमफुल रियलिटी है कि सेक्सुअल हरासमेंट वाले मामलात में अक्सर औक़ात क्लोज़ फैमिली रिलेटिव जो हैं वो मुलविस पाए जाते हैं। तो इन मामलात को फैमिली लेवल पर दबा दिया जाता था और कोई ऐसा लॉ नहीं था जो इसे कवर कर रहा हो। अच्छा, एक मामला और भी था कि अक्सर औक़ात किसी मामले को फैमिली यानी किसी ख़ातून के साथ या किसी बच्चे के साथ या किसी बुज़ुर्ग के साथ या किसी ज़हनी मरीज़ के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही होती थी तो उसके मामले को रिपोर्ट करने का अख्तियार सिर्फ उसके किसी ब्लड रिलेटिव को या फैमिली मेम्बर को ही था। लिहाजा कोई और शख्स नहीं कर सकता था। लिहाजा अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है और घर का कोई फ़र्द अगर ने किसी इदारे से रुजू किया कार्रवाई के लिए तो कार्रवाई होगी, वरना कुछ नहीं हो सकता था। तो अब ऐसे मामलात अक्सर औक़ात जो है दबा दिए जाते थे फैमिली लेवल पे। लेकिन अब इस क़ानून में गुंजाइश पैदा की जा रही है कि कोई भी शख्स जो ये देखता है कि उसके पड़ोस में, उसके गली में, मोहल्ले में, उसके गांव में, उसके शहर में या उसके सामने कहीं पर किसी के साथ, किसी ख़ातून के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, डॉक्टर चाइल्ड हो चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, तो उसके साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो वो भी उस बच्चे के लिए इंसाफ के लिए, दादरसी के लिए कार्रवाई कर सकता है। उसको हक़ दावा दिया गया है, चाहे उसका उस बच्चे से उस विक्टिम के साथ उसका कोई रिलेशन ना भी हो तो अभी वो कर सकता है। तो ये एक इस तरह से एक रास्ता खुला गया है कि क्योंकि इन मामला को पहले घरों में दबा दिया जाता था, तो अब ये कि कोई भी शख्स अगर उस फैमिली से ना भी हो, उसके इल्म में है कि हाँ साहब मेरे पड़ोस में ऐसा हो रहा है, तो वो जाए और कार्रवाई कर सकता है।
तो अच्छा, अब यहाँ कुछ बातें मुझे जहन में एक सवालात आए थे कि हमारे मुल्क में कि किसी हुकूमत ने कोई कानून ऐसा नाफिज नहीं किया, किसी हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि जनाब शादी हो जाए तो बच्चे वालिदैन से अलग हो जाएं, वालिदैन अपने बच्चों को अलग कर दें। तो हम देख रहे हैं कि एक अरसे से जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारी बड़ी अच्छी एक खूबसूरती थी हमारे माशरे की, वो ख़त्म होती जा रही है। लोग शादी के बाद घरों में अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद नहीं करते। तो किसी हुकूमत ने ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया था, किसी हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है, ये बाय चॉइस हमने खुद अडॉप्ट किया। जो हमने एक अच्छी वैल्यूज़ थी वो हमने गिव अप की, हमने दूसरों की वैल्यूज़ को अपनाई। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को के साथ जुड़ें, उसके साथ मजबूती के साथ अपना जो रिलेशनशिप, जो हमारी कोर वैल्यूज़ थी हमारी फैमिलीज़ की, उनको अगर हम ना छोड़ें, उनको मजबूती से पकड़े रहें और हम अपने रिलेशंस को अहमियत दें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात में बराबरी का लेवल होना चाहिए। बीवी शौहर को पैसे कमाने की मशीन न समझे, शौहर बीवी को कुछ शेफ़ का दर्जा ना दे और उसको अपने एक मेड सर्वेंट का दर्जा ना दे कि वो उसके लिए सब कुछ तैयार रखेगी, अच्छे से अच्छा खाना पका कर रखे और बस उसकी फरमाइशें पूरी करते रहे, उसके कपड़े इस्त्री करते रहे। बच्चों को प्रॉपर्टी ना समझा जाए, बच्चों को मुकम्मल एक इंसान समझा जाए। इसी तरीके से जो जिसके हुकूक़ हैं शरीयत ने भी दिए हैं, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज़ में भी मौजूद है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स ज़हनी मरीज़ है, अगर ख़ानदान में अनफॉर्चुनेटली किसी के घर में कोई है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे बोझ ना समझा जाए, उसके साथ एक मामला है, उसका इलाज कराया जाए। तो अगर हम अपनी फैमिलीज़ को मजबूती से पकड़ रहे हैं, हमें देखिए हमारे पास बहुत शानदार मिसालें मौजूद हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास इतनी आइडियल मिसाल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है कि आपकी 11 अज़वाज थी, लेकिन हमें एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती कि आपने अपने किसी भी ज़ौजा के साथ कभी कोई फ़िज़िकल वायलेंस किया हो। आपका कभी अगर आप किसी अपनी ज़ौजे से ख़फ़ा भी हुए तो आपने खामोशी इख्तियार कर दिया, आपने बातचीत मौक़ूफ़ कर दी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया। आपका ताल्लुक़ अपनी साहबज़ादी खातून जन्नत के साथ क्या था, वो एक यानी जब वो तशरीफ़ लाती थी आपसे मिलने के लिए तो आप अपनी चादर बिछाकर उनका इस्तकबाल किया करते थे, उनके बैठने के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। इस तरह से खातून जन्नत का भी हम देखें कि उन्होंने फ़ाक़ा-कशी में अपने शौहर के साथ कितना साथ दिया, उस तंगदस्ती के माहौल में अपने दोनों बेटों की कितनी शानदार कैरेक्टर बिल्डिंग की, कितनी शानदार उनकी तरबियत की है। और इसी तरीके से हम अज़वाज मुत्तहरात का रोल देखें कि उन्होंने सख्त हालात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। असहाब रसूल की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। तो उमर फ़ारूक जब घर पर तशरीफ़ लाते थे तो दरवाज़े पर नॉक करते थे और पूछते थे बच्चियों से कि आपकी वालदा घर में मौजूद हैं। अगर वो इत्तेफाक से कहती हैं कि वो कहीं गई हुई हैं तो आप वापस तशरीफ़ ले जाते थे। उस वक्त वापस घर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे जब तक कि उनकी बच्चियों की माँ घर पर वापस ना आ जाती थी। तो ये हमारे सामने इतनी शानदार मिसालें मौजूद हैं, उसके बावजूद हम अपनी वैल्यूज़ को अगर हम नहीं यानी जिसे कहते हैं हम उनके साथ नहीं होंगे। सबसे बढ़कर ये कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़कर अगर इस बात पर फोकस करें कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर कितना पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई क़ानून हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, कोई क़ानून हमारे फैमिली निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि अनलेस कि हम ख़ुद अपनी फैमिली वैल्यूज़ के साथ हमारा जिसे कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली वैल्यूज़ को मजबूती से ना पकड़ा हुआ हो, तो हमें किसी के क़ानून से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये चंद मारूज़ात थी, मेरे ज़हन में कुछ गुजारिशात थी तो आपसे शेयर किए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।